अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 द राइज ऑफ द मराठा के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। टाइटल है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यानी मराठाओं का शासन। इसमें सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ये फर्स्ट टॉपिक है। लिखा है शिवाजी ने अपने राज्य में एक तरह का सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन यानी सारी ताकत राजा के हाथ में रहने वाला शासन बनाया। उन्होंने हेरिडेटरी पोस्ट यानी पिता से बेटे को मिलने वाली सरकारी पद जो सुल्तानों और मुगलों के समय में होते थे को एबोलिश कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। लैंड असाइनमेंट्स यानी ज़मीन बांटकर देने की प्रथा भी ख़त्म की। इसके बदले हर सरकारी अधिकारी को स्टेट ट्रेजरी यानी राज्य की तिजोरी से सैलरी दी जाती थी। कई ऑफिसर्स को समय समय पर ट्रांसफ़र भी किया जाता था। इससे यह पक्का हो जाता था कि किसी अधिकारी को के पास इतनी ज़्यादा पावर ना हो जाए कि वो राजा को अपनी शर्तें बताने लगे। शिवाजी ने उन सोल्जर्स यानी सैनिकों की विधवाओं को पेंशन यानी नियमित आर्थिक मदद दी जो युद्ध में शहीद हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके बेटे को भी सेना में नौकरी दी। इससे यह साबित हो गया कि शिवाजी अपने सैनिकों और उनके परिवारों की बहुत परवाह करते थे। नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट। लिखा है शिवाजी ने अपने ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्रजा के साथ कोई बुरा मिसट्रीट यानी बुरा व्यवहार ना करे और उनसे ज़बरदस्ती अ ब्लेड ऑफ ग्रास यानी ज़बरदस्ती एक तिनका भी ना ले। अपने ऑफिशियल्स को लिखे गए एक लेटर में शिवाजी ने कहा, नेवी यानी नौसेना के लिए बड़े पेड़ों जैसे सागौन की लकड़ी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति लो और फिर आगे बढ़ो। आम और कटहल जैसे पेड़ भी उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें मत छेड़ना क्योंकि ऐसे पेड़ कई सालों में मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं और लोग इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अगर तुम इन्हें काट दोगे तो क्या उनका दुख कभी ख़त्म होगा? अगर तुम दूसरों को दबाकर ऑपरेसिंग यानी दूसरों को दबाकर कुछ हासिल करते हो तो वो चीज़ बहुत जल्द ही पेरिश यानी नष्ट हो जाती है और उस ऑपरेसर यानी उस व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है जिसने ये किया है। ऐसे पेड़ों के ना होने से भी नुकसान होता है, इसलिए किसी भी हालत में ज़बरदस्ती मत करो। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बेस्ड ऑन शिवाजीज लेटर व्हाट कैन यू टेल अबाउट हिज वैल्यूज़ एज अ रूलर। कि इस लेटर से, शिवाजी के लिखे इस लेटर से आपको शिवाजी के राज्य मतलब शासन से के बारे में कौन सी अहम बात पता चलती है। तो इसके लिए मैं एक आंसर आपके लिए बोल देता हूँ। इस लेटर से हमें पता चलता है कि शिवाजी एक न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक थे। वे अपनी प्रजा की गहरी परवाह करते थे। वे प्रकृति और पेड़ों की अहमियत समझते थे। वे मानते थे कि अगर प्रजा दुखी होगी तो राज्य टिक नहीं पाएगा। वे अधिकारियों को सिखाते थे कि ज़बरदस्ती या अत्याचार से कुछ भी परमानेंटली हासिल नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट आपके सामने एक तरीके का डायग्राम दिया गया है। इसमें लिखा है कि शिवाजी के पास एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर थे। मतलब काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर यानी शिवाजी के पास प्रधानमंडल भी थे जिसमें 8 मंत्री होते हैं। ये मंत्री उन्हें राज्य के प्रशासनिक कामों में मदद करते थे। अब जिस यहाँ पर दिया गया है इसे भी पढ़ते हैं। लिखा है अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर यानी राज्य के धन, टैक्स और खजाने का ध्यान रखते थे। नेक्स्ट है प्रधान, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। प्रधान सारे मंत्रियों को कंट्रोल करते थे और राजा के सबसे बड़े सहायक होते थे। नेक्स्ट है सचिव, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर यानी भूमि राज्य मंत्री, जमीन से मिलने वाले टैक्स और किसानों से जुड़ी नीतियों पर काम कर देखते थे। नेक्स्ट है मंत्री, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, राज्य की खबरें, जासूसी और दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाते थे। नेक्स्ट है छत्रपति, द सोवेरियन किंग, छत्रपति यानी खुद राजा,
जो सर्वोच्च शासक और पूरे साम्राज्य के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। न्यायाधीश का क्या काम है? न्याय दिलाने और कानून लागू करने का काम करते। नेक्स्ट है सुमंत, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर यानी विदेश मंत्री, दूसरे राज्यों और शासकों से संबंध बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है सेनापति, कमांडर इन चीफ। सेनापति जो सेना का प्रमुख होता है, सेना का नेतृत्व करता है और युद्ध की योजना बनाता है। नेक्स्ट है पंडिता राव, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर यानी धार्मिक मामलों के प्रमुख, मंदिरों, दान पुण्य और धार्मिक कार्यों को देखती हैं। आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि मराठे अक्सर टैक्सेस लगाते थे जिन्हें चौथ यानी 25% और सरदेशमुखी यानी चौथ पर एक्स्ट्रा 10% जाता था। यह टैक्स उन प्रोविनेंस यानी उन प्रांतों से लिया जाता था जो सीधे उनके अधीन नहीं थे, जैसे दक्कन और नॉर्थ इंडिया के इलाके। इसके बदले मराठे उन प्रोविनेंस को, उन प्रांतों को या उन लोगों को प्रोटेक्शंस देते थे और उनके इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अंदरूनी प्रशासन में दखल नहीं करते थे। मुगल भी इन व्यवस्थाओं को अलग अलग समझौते के जरिए मानते थे। धीरे धीरे इन प्रांतों में से कई मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गए। डोंट मिस आउट। लिखा है 18th सेंचुरी में मराठाओं ने अक्सर मुगल स्टाइल ऑफ कोइनेज यानी सिक्के बनाने की शैली अपनाई, क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय हो गई, बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन उन्होंने उसमें अपने कल्चरल सिंबल्स यानी सांस्कृतिक चिन्ह भी जोड़े। जैसे एक दुर्लभ मराठा सिक्का था जिसे गणपति पंता प्रधान रूपी कहा जाता था। यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पटवर्धन जो पेशवा के अधीन सेनापति थे उनके द्वारा बनाया गया था। इस सिक्के पर 2 स्क्रिप्ट्स में लिखावट या इंस्क्रिप्शन थी, देवनागरी और पर्शियन। सिक्के की एक तरफ भगवान गणपति का इन्वोकेशन यानी चिन्ह बना हुआ था, दूसरी तरफ पेशवा के प्रति निष्ठा जताई गई थी, जिन्हें मराठी में अक्सर पंत प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी सैन्य प्रशासन। लिखा है द मराठा आर्म फोर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। कि मराठा सेना के 3 हिस्सों में बांटा गया था। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कैवलरी यानी घुड़सवार सेना और नेवी यानी समुद्री सेना। कैवलरी यानी घुड़सवार सेना 2 तरह की सेनाओं से बनी थी। एक थी बारगीज, इनके घोड़े और हथियारों का खर्च राज्य उठाता था। नेक्स्ट है सिलेदार्स, ये सैनिक अपने घोड़े और हथियार खुद का खर्च उठाते थे। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने देखा कि यूरोपियन स्टाइल की डिसिप्लिन ट्रूप्स यानी अनुशासित सेना और आर्टिलरी यानी तोपखाना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने ऐसी फौज तैयार करने और सैनिक भर्ती करने की कोशिश की। खास तौर पर महाजदी शिंदे के पास एक बड़ी यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी। मराठाओं के पास पसंदीदा हथियार थे, मराठाओं के सबसे पसंदीदा हथियार थे तलवार और भाला, लेकिन वे बड़ी संख्या में बंदूकें भी इस्तेमाल करते थे। शिवाजी के समय में भी युद्ध में रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते थे और 1770 तक मेटल ट्यूब रॉकेट यानी धातु की नाली वाले रॉकेट भी इस्तेमाल होने लगे। जैसे ही हमने पहले देखा कि फोर्ट्स यानी किले शुरू में से ही मराठाओं की शक्ति का मुख्य आधार थे। शिवाजी ने बहुत सारे किले पर नियंत्रण किया और नए किले भी बनवाए। ये किले जरूरी थे इम्पोर्टेंट रूट्स यानी महत्वपूर्ण रास्तों पर नियंत्रण रखने के लिए और सेना को शेल्टर यानी सुरक्षा देने के लिए, खासकर जब गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध कर रहे होते हों। शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर रामचंद्र पंत अमात्या ने अपनी किताब अदन्यापत्रा द रॉयल एडिक्ट्स में समझाया है कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, कि किले राज्य का मुख्य आधार होते हैं। अगर किले ना हो तो किसी इन्वेशन यानी आक्रमण के समय पूरा इलाका
बर्बाद हो जाता है। इसलिए पुराने राजा देश को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किले बनाते थे। यह साम्राज्य हमारे महान स्वामी शिवाजी ने केवल फोर्ट्स की मदद से बनाया था। एक बड़ा दुश्मन जैसे औरंगजेब ने इस राज्य पर हमला किया। उसने बीजापुर और भागन नगर जैसे बड़े साम्राज्य जीत लिए, लेकिन किलों की वजह से ही मराठा राज्य कई दशकों के आक्रमण के बावजूद बचा रहा। नेक्स्ट है मैरी टाइम सुप्रीमेसी, यानी समुद्री शक्ति। जैसा कि हमने देखा, शिवाजी की नौसेना, नेवी यानी नौसेना बनाई थी ताकि वेस्टर्न कोस्ट को सुरक्षित रहे। 18वीं शताब्दी में कन्नौजी आंग्रे ने मराठों को कई समुद्री युद्धों में जीत दिलाई। उन्होंने ज्योग्राफी और बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध की रणनीति का बहुत चतुराई से उपयोग किया। हालांकि मराठा जहाज यूरोपियों के जहाज़ों जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, तकनीकी रूप से उतने बढ़िया नहीं थे। उस समय भारत में यूरोपियों की मुख्य शक्ति उनकी नौसेना थी, उनकी नेवीज थी। यूरोपियन भारतीयों को मजबूर करते थे कि वे उनके नेवल ट्रेड पासिस खरीदें, जिन्हें कार्टस यानी पोर्तुगीज वर्ड कहा जाता था। अगर किसी जहाज के पास यह पास नहीं होता तो उसे कन्फिस्केटेड यानी जब्त कर लिया जाता था। मराठाओं ने इस प्रथा को चुनौती दी और उल्टा यूरोपियों से ही पासिस मांगना शुरू कर दिया। इससे यूरोपीय परेशान हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए और उन्होंने कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहकर बदनाम किया। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। लिखा है कि 1665 में शिवाजी की नौसेना के 4 जहाज मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, वहां पहुंचे। वहां के शासक ने उन जहाज़ों को पकड़ लिया और उन पर मौजूद लोगों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसने शिवाजी के कोस्टल पोसेशन यानी समुद्री इलाकों पर हमला करने के लिए कुछ जहाज तैयार किए। लेकिन जब उसे पता चला कि शिवाजी की नेवी में 100 से ज़्यादा जहाज है तो वह डर गया और अपने जहाज लेकर हार्बर में लौट गया। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली। मराठाओं की एक बहुत ही अच्छी जुडिशियल सिस्टम थी, एक न्याय प्रणाली थी। खास बात यह थी कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड या डेथ पेनल्टी बहुत कम इस्तेमाल करते थे। पंचायत, आज की सरकारी पंचायत से अलग, उस समय एक लोकल गैदरिंग यानी स्थानीय सभा थी जिसमें अधिकारी और गांव के प्रमुख लोग शामिल होते थे। यही पंचायत ज़्यादातर मामलों में न्याय देती थी। अगर फैसला वर्डिक्ट यानी होता है फैसला, कि फैसला संतोषजनक होता, अनसेटिस्फाइड ना होता तो मराठा सरदार के पास अपील की जा सकती थी। इसके अलावा पुणे, इंदौर जैसे बड़े शहरों में कोतवाल तैनात होते थे, पुलिस अधिकारी तैनात होते थे ताकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट है ट्रेड नेटवर्क यानी व्यापारिक नेटवर्क। शिवाजी ने व्यापार को बढ़ावा दिया और खुद भी मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड यानी समुद्री विदेश व्यापार में हिस्सा लिया। उनके और उनके अधिकारियों ने अपने जहाज थे जिन्हें वे नियमित रूप से दूर दराज के पोर्ट्स में या बंदरगाह पर भेजते थे। ये थे मोचा, मुस्कट और मलाका। इन जहाज़ों में अक्सर कार्गो होता था, जैसे सोना, वस्त्र, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें। सड़कें बनाई और उनका रखरखाव भी किया जाता था। 18वीं शताब्दी में ओडिशा जैसे इलाकों में फेरीज यानी नावों का नेटवर्क नदी परिवहन के लिए बनाए गए। नदियों और छोटे छोटे नालों पर ब्रिज भी बनाए गए। नेक्स्ट है कल्चरल रिवाइवल। लिखा है कि मराठाओं ने भारत की सांस्कृतिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया।
शिवाजी ने स्वराज्य के सपने का सबूत उनकी राजमुद्रा पर उसकी उनकी सील यानी राजमुद्रा में मिलता है। उस पर संस्कृत में लिखी हुई एक पंक्ति थी जो उस समय प्रचलित फारसी मोहरों से बिल्कुल अलग थी, पर्शियन मोहरों से अलग थी। उस पर लिखा था, शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मोहर जो नई चांद की तरह बढ़ती है, सारी दुनिया द्वारा सम्मानित है और यह जनता की कल्याण के लिए शासन करेगी। यह वही सांस्कृतिक पंक्ति है जो शिवाजी की मोहर पर बनाई गई थी। शिवाजी ने राज्य व्यवहार कोश नाम की एक पुस्तक बनवाई, एक बुक बनवाई। इसका उद्देश्य मराठी भाषा को बढ़ावा देना था। इसमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों के लिए संस्कृत के शब्द दिए गए थे। नतीजा यह हुआ कि मराठा शासन ने विदेशी यानी पर्शियन जो लैंग्वेज थी उन शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी कम, इससे मतलब नतीजा यह हुआ कि मराठा शासन में फारसी वर्ड्स का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया। शिवाजी एक निष्ठावान हिंदू थे, लेकिन वे दूसरे धर्मों को भी सम्मान करते थे और अपने धर्म की रक्षा करते थे। उनका भगवा झंडा सैफ्रॉन फ्लैग सभी मराठाओं ने अपना लिया। उन्होंने नष्ट किए गए मंदिरों को फिर से बनवाया, संस्कृत और मराठी साहित्य को बढ़ावा दिया, धार्मिक संस्थानों और परंपराओं कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को दिखाया कि बड़े बड़े साम्राज्य और राजाओं को हराया जा सकता है और मराठा खुद भी एक साम्राज्य बना सकते हैं, चला सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है द माइटी मराठा वुमेन, यानी शक्तिशाली मराठा महिलाओं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है, ताराबाई was a fearless Maratha warrior queen who ruled in the early 18th century after the death of her husband Raja Ram. ताराबाई एक निडर मराठा रानी थी। अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद 18वीं सदी में की शुरुआत में उन्होंने शासन किया। उन्होंने यह समझ लिया कि औरंगजेब और मुगल सेना जब दक्कन में व्यस्त है तब उत्तर भारत असुरक्षित है, इसलिए उन्होंने बड़ी मराठा सेनाओं को संगठित किया और उन्हें उत्तर भारत में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने भेजा। इस तरह वे मराठाओं के उत्तर भारत की ओर विस्तार की निर्माता आर्किटेक्चर मानी जाती हैं। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी युद्ध रणनीति और टेनासिटी यानी दृढ़ निश्चय ने मुगल साम्राज्य को मात दी और एक कठिन समय में मराठा की स्वतंत्रता को बचाए रखा। नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर वंश की सदस्य थी। यह वंश मराठाओं के उत्तर भारत में विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण था। 18वीं सदी में यह वंश मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में आज के इंदौर के आसपास एक बड़े राज्य पर शासन करता था। अपने पति और बेटे को खो देने के बाद उन्होंने साहसपूर्वक 30 सालों तक राज्य चलाया। उन्होंने बुद्धिमानी से शासन किया और आम जनता की देखभाल भी की। अहिल्याबाई एक डिवोट यानी धार्मिक महिला थी। उन्होंने भारत भर में सैकड़ों मंदिर, घाट, कुएं और सड़कें बनवाए, पुराने स्थलों का रिस्टोरेशन भी कराया। उत्तर में साउथ में नॉर्थ में केदारनाथ से लेकर साउथ के रामेश्वर तक उन्होंने निर्माण कार्य फैले हुए थे। सबसे प्रसिद्ध कार्यों में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है को फिर से बनवाया, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण किया, जिसे महमूद गजनी ने नष्ट किया था। अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश में महेश्वर की बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया, जो क्लोथ्स बनाने की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने पारंपरिक हस्तकरघा हैंडलूम यानी हाथ से बनाए हुए कपड़ों या फिर शिल्प को नया जीवन दिया और
उन उगों को आज भी प्रसिद्ध है, मतलब जो जिनको उन्होंने बढ़ावा दिया वे काम अभी भी फल फूल रहे हैं। यानी अहिल्याबाई सिर्फ एक शासक ही नहीं थी बल्कि धार्मिक, दयालु और दूरदर्शी नेता भी थी। उन्होंने प्रशासन, धर्म और संस्कृति तीनों क्षेत्रों में अमर योगदान दिया। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। लिखा है द मोदी स्क्रिप्ट की मोदी स्क्रिप्ट जो देवनागरी का एक तेज लिखने वाला रूप है, कर्सिव फॉर्म, मराठा द्वारा कोरोस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार के लिए मुख्य लिपि के रूप में प्रयोग की जाती है। शिवाजी का उदाहरण उनके सक्सीसर्स यानी उत्तराधिकारियों को लगातार प्रेरित करता रहा। जैसे नागपुर के भोसले लोकल कल्चर, स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक बने। पुरी में, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा, जिसे मुगल शासन के समय अक्सर बाधित कर दिया गया था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मराठाओं के सहयोग से फिर से जीवित कराया गया, मतलब फिर से चालू कराया गया। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली योगदान कुछ अद्भुत मराठा महिलाओं से आया। लेट अस हेयर अबाउट टू ऑफ देम। इनमें से आइए हम दो के बारे में जानते हैं। इन फोकस तंजावुर। इसमें लिखा है आइए अब हम दक्षिण की ओर चलें और सांस्कृतिक योगदान का एक उदाहरण देखें। इसमें लिखा है एकोजी, जो शिवाजी की सौतेले भाई थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर क्षेत्र, जो आज का तमिलनाडु है, उसको जीत लिया। इससे इस क्षेत्र में मराठा रूल की शुरुआत हुई। तंजावुर मराठाओं ने खास तौर पर एक साइनेट्रिक कल्चर को, मतलब एक मिक्स संस्कृति को बढ़ावा दिया जो समृद्ध और नवाचारों से भरी हुई थी। वे आर्ट्स के बड़े संरक्षक थे और कई रूलर्स यानी शासकों खुद कवि और नाटककार भी थे। आगे लिखा है ऑफ ऑल दी तंजावुर मराठा रूलर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफोजी सेकंड आर द मोस्ट नोटेबल। कि तंजावुर मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरफरोजी सेकंड का माना जाता है। वे कई इंडियंस और यूरोपीय भाषाओं में निपुण थे, बहुत अच्छे थे, एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक मराठी नाटक लिखा, देवेंद्र कुरवांजी। इसमें उन्होंने उस समय की विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। सरफरोजी ने कई टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पैट्रोनेज यानी संरक्षण दिया, एक अच्छी आय दी। उन्होंने समय में आधुनिक कर्नाटकीय संगीत का रूप विकसित हुआ। साथ ही क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम की शुरुआती चरण भी इसी समय में आकार लेने लगे। सरफरोजी को मेडिसिन में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने धनवंतरी महल नाम से एक सेंटर ऑफ मेडिसिन स्थापित किया। यहाँ बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता था और वो भी भारतीय और वेस्टर्न दोनों तरीके के लोगों के। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की और यह भारत में किसी नेटिव रूलर स्वदेशी शासक द्वारा किया गया पहला उदाहरण था। उन्होंने भोसले परिवार का इतिहास तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर इंस्क्राइब करवाया, मतलब छपवाया। यह भारत के सबसे बड़े शिलालेखों में से एक था, बड़े इंस्क्रिप्शन में से एक था और आने वाली पोस्टेरिटी यानी पीढ़ियों के लिए एक रिकॉर्ड था। तंजावुर का सांस्कृतिक माहौल मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी था, कई भाषाओं में था और कई प्रभावों का मेल था। यहाँ की स्थानीय तमिल संस्कृति, पूर्व शासकों की तेलुगु संस्कृति और वर्तमान शासकों की मराठा संस्कृति, ये सब आपस में स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाते थे। इस तरह तंजावुर मराठाओं, खासकर सरफरोजी द्वितीय ने दक्षिण भारत को संस्कृत विविधता और इनोवेशन से समृद्ध किया। नेक्स्ट है द मराठा लेगेसी।
लिखा है कि मराठा शासन ने मुगल डोमिनेंस को चुनौती दी। उन्होंने ब्रिटिश आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। वे भारत के सेंट्रल और नॉर्थर्न इंडिया पर कंट्रोल रखते थे। मराठाओं ने शासन करने का एक नया तरीका बनाया जिसमें कुशल प्रशासन था। साथ ही उन्होंने स्थानीय हिंदू परंपराओं को फिर से जीवित कराया, लेकिन बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मराठाओं की बहादुर लड़ाई अत्याचारी शासन, ऑपरेसिव रूल यानी अत्याचारी शासन और विदेशी ताकतों के खिलाफ थी। कि मराठाओं की बहादुर लड़ाई अत्याचारी शासकों और विदेशी ताकतों के खिलाफ थी। इस संघर्ष की प्रेरणा थी स्वराज्य का प्रमुख आदर्श। बाद में इसने कई इंडियंस को यह विश्वास दिलाया कि वे खुद अपना शासन चला सकते हैं। इसी से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती बीज बोए गए। यानी मराठाओं की विरासत सिर्फ उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत को आज़ादी की राह दिखाने में अहम भूमिका निभाई। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए बाय बाय।